नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कुल्थी की अच्छी पैदावार के लिए फसल में जरूरी कार्य। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और फसल में प्रयोग करने के लाभ। झारखंड में कुल्थी की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और इस समय कुल्थी की फसल में कहीं बढ़वार तो कहीं फूल और फलियां बनने की अवस्था में होगी। इस अवस्था में इसकी विशेष देखरेख की जरूरत है, इसलिए कुल्थी की फसल में हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होता है। प्रबंधन आप कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान अभी अपने खेतों में कुल्थी लगा चुके हैं उनके लिए एक सलाह होगी, वैज्ञानिक सलाह, उसमें जिससे कि उनका उपज अधिक से अधिक प्राप्त हो और उस फलों का पौधों का विकास भी अच्छी तरह से हो। अभी हम समझते हैं जो किसान कुल्थी लगा चुके हैं उनके कुल्थी 20 से लेके 25 दिनों का हो गया होगा। तो इस समय हमें 2-3 बातों का बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला है कि इसका खरपतवार का नियंत्रण, क्योंकि यह देर से खरीफ के मौसम में लगती है। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं पानी बीच बीच में बारिश काफ़ी हो रही है, तो इसमें खरपतवार बहुत ही ज़्यादा उग जाते हैं इस तरह का बारिश में। वर्षा काल में खरपतवारों की बढ़वार लगभग 3-4 सप्ताह बाद काफी हो जाती है। इन खरपतवारों के कारण फसल की बढ़वार कम होती है। साथ ही इन खरपतवारों पर हानिकारक कीट और रोग भी अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं। इसलिए बुआई के 1 माह के अंदर ही एक निराई करनी चाहिए। यदि कुल्थी की शुद्ध खेती की गई है तो दूसरी निराई पहली निराई के 20 दिन बाद करनी चाहिए। तो इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है इस समय, ताकि इनका खरपतवार से नियंत्रण पा सकें और पौधों का विकास अच्छी तरह हो सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कुल्थी के प्रबंधन में इस समय जो किसान लगा चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इस समय बारिश काफ़ी हो रही है, तो इसमें जल निकास की समुचित प्रबंधन का बहुत ही आवश्यक है इस समय, क्योंकि यह फसल जो है दलहनी फसल में आती है और ये थोड़ा भी जल जमाव अपने खेतों में बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर जल जमाव होता है तो पौधों का विकास सही तरीके से हो नहीं पाता है और इसमें उपज में क्षति होती है। तो इस तरह का अगर हम जल प्रबंधन करते हैं तो खेतों में जल का जमाव होने की संभावना नहीं होती है और पौधे का विकास अच्छा हो जाता है। कुल्थी एक ऐसी फसल है जिसमें कम पानी की जरूरत होती है। खेत में कम नमी की अवस्था में एक सिंचाई जरूर करें। खासकर फसल में फलियों के बनने की दशा में नमी होना जरूरी होता है, क्योंकि इस अवस्था में नमी की कमी होने पर फलियों में दाने का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता और दाने कम बनते हैं। इसलिए फसल की फली अवस्था में नमी की कमी ना होने दें। इसके अलावा कुछ दिन बाद अभी देखेंगे कि हम इनमें फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जब जैसे ही इनमें फूल आती हैं तो उस समय कीटों का भी आक्रमण काफ़ी हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू और तना छेदक का। तो इनके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब नामक एक दवाई आती है, वो 0.5 ml प्रति
लीटर पानी में मिला के इसको 2-3 बार छिड़काव कर दें। रही बात भुआ पिल्लू का, तो इनके नियंत्रण के लिए हम इनको जो आरंभिक अवस्था में हैं उनको चुन लेते हैं खेतों से और उनको खेतों से दूर हटा देते हैं, जिससे कि वो बढ़ नहीं पाए और नष्ट हो जाए और खेतें सुरक्षित रहे, ताकि इनके जो तनाछेदक हैं या फली छेदक हैं उनसे नियंत्रण पा सकें। वैसे तो कुल्थी की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है, लेकिन कभी कभी फली अवस्था में फली छेदक कीट प्रकोप हो जाता है, जो कि फलियों में छेदक कर दाने को खा जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइजोपॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और रोगों का प्रकोप दिखाई देता है तो मैकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाई, अगर बताए गए तरीके से आप इस समय आप कुल्थी के खेतों में प्रबंधन करते हैं तो इससे आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, कीचुओं किसान का मित्र और भूमि की आंत यूं ही नहीं कहा जाता। ये कीचुए पोषण तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद का निर्माण करते हैं। जी हाँ, खेती बाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट से बेहतर और कोई दूसरा खाद नहीं। ये न केवल काफी सस्ती खाद है, बल्कि किसान इसे स्वयं आसानी से तैयार कर लेते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में समुचित जानकारी, तो देखें और लाभ उठाएं। केंचुआ खाद एक बहुत पुरानी विधि है जिसके द्वारा किसान अपने घर पे, अपने फार्म हाउस के आसपास इस खाद को तैयार कर सकते हैं। इस विधि में केंचुओं का उपयोग होता है, जिससे आपका जो गोबर है या आपके पशुओं के नीचे जो आप बिछौना बिछाते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं और उससे एक उत्तम क्वालिटी की खाद जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और जिससे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप, वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, विश्व भर में लगभग 2800 से भी ज़्यादा केंचुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः हम केंचुओं की प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो जो 90% तक ऑर्गेनिक मैटर
यानी कि गोबर, घास फूस या वनस्पति का जो कूड़ा करकट हमारे पास होता है उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये एक वो हैं। दूसरे, ज़मीन के अंदर जो बिल्कुल बराबर पैरेलल ज़मीन के साथ चलते हैं, एक वो केंचुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 1.5 मीटर चौड़ाई और 2.5 फुट ऊंचाई है तो 1 मीटर लंबाई में आपने लगभग 1 किलो केंचुए डालने हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्पीसीज़ केंचुओं की जिसको हम आइसिनिया फोर्टिडा कहते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, उस प्रजाति के 1 किलो में लगभग 1000 केंचुए आते हैं। क्योंकि एक केंचुओं का वजन लगभग 1 ग्राम होता है लगभग, और वो अपने वजन के मुताबिक लगभग उतना ही भोजन एक दिन में खा सकता है और उसको वो कन्वर्ट करता है केंचुआ खाद में। इसके अंदर क्या करेंगे आप कि गोबर और जो घास फूस आपके पास है उसको काट करके आपस में मिला करके उसको भर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे, और लगभग 15 से 20 दिन जब वो पुराना घास फूस का मिश्रण हो जाएगा तो उसको ऊपर से उसको क्या करेंगे पहले कि उसको थोड़ा सा गोबर और चिकनी मिट्टी लेकर के उसको लिपाई कर देंगे। और लिपाई करने से क्या होगा कि जैसे ही अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और जो ऑर्गेनिक मटेरियल आपका जो है वो सड़ना जैसे शुरू होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उससे क्या होगा कि जो आपका जो ऊपर जो आपने लेप लगाया है उसमें दरारें आ जाएंगी, और उन दरारों से 20 दिन या 25 दिन के बाद आप केंचुओं को ऊपर से उसमें डाल सकते हैं, और वहीं से आपने इसमें पानी भी डालना है। और इस रिंग विधि से आप केंचुआ खाद बनाने की अवधि को बहुत कम कर सकते हैं। जहां 3 महीने लग जाते हैं केंचुआ खाद बनने के लिए, गर्मियों में भी, सर्दियों में तो 4 से 4.5 महीने लगते हैं, पर इस रिंग विधि में आप 55 से 65 दिन के अंदर अपनी केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस पक्के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एक तरफ को थोड़ी सी स्लोप दे देंगे, और स्लोप देने के बाद क्या करेंगे कि एक नाली बाहर को निकाल देंगे। अगर किसी कारण आपका पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो वहाँ से ड्रेन आउट हो करके आप किसी बर्तन में उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको 1:10 की रेशो में, यानी कि 1 हिस्सा उसका लेकर के और 10 हिस्से पानी लेकर के अपनी सब्जी या अपने फल वाले पौधे या इवन आप सीरियल क्रॉप्स में भी उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक प्रकार का वर्मी वॉश बन जाता है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तथा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी पूरी तरह से भरपूर होता है, जिससे पौधे की माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो हर तरह से पूरी हो जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 89 से 92% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 63 से 71% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें और अनुशंसित बीज और उर्वरक का प्रबंध कर लें। असिंचित क्षेत्र में बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में बिरसा गेहूं 3, K1317, HD 3171, HI 1612 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज, 80 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई सरसों की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। सरसों की उन्नतशील किस्मों में शिवानी, पूसा गोल्ड, पूसा मस्टर्ड 25, बिरसा भाभा, सरसों 1, NRC HB 101 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 3 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। जो किसान भाई चना की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर इसकी बुआई करें। इस क्षेत्र के लिए चना की अनुशंसित देसी किस्मों में BG 3043, GNG 2207, KGP 59, बिरसा चना 3 और काबुली किस्म HK 94-134 इत्यादि में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई करने के लिए 30 किलोग्राम बीज देसी चना की और 40 किलोग्राम बीज काबुली चना की जरूरत होती है। इस क्षेत्र के लिए मटर की अनुशंसित किस्मों में HUDP 15, दांतेवाड़ा मटर 1, VL 42 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। इस क्षेत्र के लिए मसूर की अनुशंसित किस्मों में HUL 57, WBL 77, KLS 218 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें और 1 एकड़ में बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। जो किसान भाई तीसी की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। इस क्षेत्र के लिए दिव्या, प्रियम, बिरसा तीसी 1 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध हो और वे आलू की खेती करना चाहते हैं तो वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्मों जैसे कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 कुंतल बीज की जरूरत होती है। जो किसान भाई इस समय हरे मटर की खेती करना चाहते हैं वे इसकी अनुशंसित किस्मों जैसे अर्कल की बुआई 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर मेड़ बनाकर ही करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जगतपुर, जिला मधुबनी के कृषक जिग्नेश रंजन ने। ये पपीते की फसल में कीट और रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जिग्नेश रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पपीता में लगने वाले प्रमुखतः रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। पपीता में मुख्यतः जो अभी के समय में रोग देखने को मिल रहे हैं वह है पत्र कुंचन, जिसे हम लीफ कर्ल भी कहते हैं। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। पर्ण कुंचन
और इसमें जो है यह जो है एक विशेष तरह का विषाणु की वजह से इसमें ये पपीता में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है इसका रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें जो नए पत्ते होते हैं उसमें जो है दिखता है, पत्तियां जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती हैं और इसकी वजह से और ये धीरे धीरे जो है यह रोग पूरे के पूरे पेड़ में फैलता है और पत्तियां जो है हमारी नई पत्तियां को पर रोग तो फैलता ही है और अगर पौधे में फल लगे हुए हैं तो फल जो है पूरी तरह विकास नहीं होता फल में और फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा बगीचा जो है हमारा वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से सफाई की हुई हो बगीचे में। और उसके अलावा जो हमारा रोग वाहक है उसके निदान के लिए जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, उसके निदान के लिए हमें जो हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कर सकते हैं एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसका 0.3 ml प्रति लीटर के मात्रा के दर से छिड़काव करें। 2 स्प्रे करें इसका, पहले छिड़काव के 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करें। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। जो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रोग आता है हमारे पपीते में वह है आपका गलन, पौधा गलन और तना गलन। ये जो रोग होता है यह एक विशेष फफूंद जनित रोग होता है जिसमें जो है सबसे पहले जो है जो भूमि सतह के निकटतम जो तना होता है पौधे का वहाँ पर जो है जलीय धब्बा आ जाता है, शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे करके उसको अनुकूल वातावरण मिलने के बाद, तापमान मिलने के बाद वो जो धब्बा है वो पूरे पेड़ में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है फल नहीं लगते और अगर कभी फल लगे तो वह पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, तो जिनकी वजह से जो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है और तना जहां से भी जलीय धब्बा की शुरुआत होती है वहां से वो कमजोर होने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचती है हमारे पौधे को। हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि फेस करना पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा सर्वप्रथम जो है हमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए आप किसी भी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जब हमारी पौधे क्यारियां में लग गए हैं, पौधेशाला में हमें जो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं और तनों पर, बगीचे में जो तने हैं उस पर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे प्रमुख कीट आते हैं अभी के समय में, जो हमारा तापमान जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से जो है चूसक कीड़े जो होते हैं, जो हमारे पत्तों को में जो चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे कि माहू जिसे हम एफिड भी कहते हैं और सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं, ये सारे जो होते हैं पत्ते के जो है निचली सतह पर आकर के जो है पत्ते का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्ते जो है ये हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और कई तरह के विषाणु वाले रोग, वायरस जनित रोग भी पैदा करते हैं हमारे पपीते में, जैसे लीफ कर्ल जो अभी जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में। तो उसमें जो है हमें प्रबंधन के लिए खरपतवार मुक्त तो रखना ही चाहिए हमारे खेत को, साथ ही साथ हमें एक स्प्रे करना चाहिए कीटनाशी का, जिसका हम एमिडाक्लोप्रिड कर सकते हैं 17.8 SL, जिसका प्रति लीटर 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। दहिया कीट में क्या होता है कि इसके जो शिशु और वयस्क होते हैं यह चपटे गोलाकार किस्म के होते हैं, इनमें इनका जो शरीर होता है वो सफ़ेद पाउडर की तरह से होता है। यह जो है मुख्यतः शाखाओं में, टहनियों में, छाल में और फलों पर लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वहाँ जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ से रस चूस करके पौधे को जो है बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। तो इनकी समस्या का निदान करने के लिए ये जब इनके खरपतवार मुक्त होना चाहिए खेत, क्योंकि जब आपका मेन फसल नहीं रहता है आपके बगीचे में या खेत में तो ये खरपतवार पर रहकर अपना जीवन काल आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है हमेशा खरपतवार रहित रखना चाहिए और
किसी भी तरह का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशी से, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया या थायोमिथॉक्सेम से कर सकते हैं स्प्रे 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो इन सब से जो है आपको निदान पहुंचेगा और आपका जो है पौधा भी रोग और कीट मुक्त होगा। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।